जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। प्रिय व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि एजुकेशन वायर आपकी परीक्षा यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से हम आपकी परीक्षा को और ज्यादा आसान बनाने का आपसे प्रयास कर रहे हैं। तो प्रिय व्यूअर्स, आज की जो परिचर्चा हमारी होगी, दृष्टि आईएएस का टेस्ट क्रमांक आपका सेकंड मतलब कि 2 हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। हमने एक टेस्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया, अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और सेशन को लाइक व वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस सीरीज के माध्यम से हम दृष्टि आईएएस के 53 टेस्ट आपसे डिस्कस करेंगे। कितने? 53 टेस्ट हम आपसे आपके साथ में डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, आज का जो टेस्ट है आपका टेस्ट क्रमांक सेकंड है और ये आपका हिस्ट्री पर आधारित है। इसमें 25 जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस से आप ले सकते हैं। हमारा मूलभूत उद्देश्य केवल इतना है कि जो विद्यार्थी इतनी महंगी टेस्ट सीरीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं परचेज कर सकते, गरीब फैमिली से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, तो वो भी विद्यार्थी इस गुणवत्ता से या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट की या फिर टेस्ट सीरीज से वंचित न रहे, उनको भी ये टेस्ट सीरीज मिल जाए। अगर आपका कोई भी डाउट है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड तो हमने आपको क्या कर दिया गया है, अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो हमने आपको टेलीग्राम पर अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा दिया गया है। वहां पर विजिट कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर वहां पर आपको मिल जाएगा। एजुकेशन वायर सिविल सर्विस के नाम की है टेलीग्राम की, वहां पर इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो वहां से जाकर के टेस्ट क्रमांक 1 की पीडीएफ मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर? हाँ। तो प्रिय व्यूवर्स, एक्चुअली है क्या, और हमसे वहां से कॉन्टैक्ट कर लें और आपको हम बता देंगे क्या कैसे काम करना है। ठीक है, वो सारी चीजें क्लियर हुआ। चलिए, तो आप वहां से जाकर के कोई भी आपका अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो हम भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और आपका कोई भी उसमें हम कई चीजें आपको प्रोवाइड करवाएंगे। डाउट क्लियरेंस गाइडेंस आपको करेंगे, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अभी टाइम आपके पास में कम होता चला जाएगा, है ना, 5 महीने से कम का समय बचा हुआ। तो अब चीजें अब आपको और ज्यादा अपनी कमर कस लेनी है और चीजों को और आगे फास्ट वे में चलाते रहना। तो चलिए, समय न गवाते हुए, इन सब के अलावा एजुकेशन वायर ना केवल आपको एजुकेशन वायर यूपीएससी इस यूट्यूब चैनल पर ना केवल हम टेस्ट सीरीज ही आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, बल्कि इन सब के अलावा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है, इकोनॉमी कंप्लीट कर लिया, ज्योग्राफी चल रहा है। क्लियर? 3 बजे वो क्लास लाइव होती है 3 PM पर, तो सभी विद्यार्थी उसमें भी आया करें। तो आइए फिर बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है। हाँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि सारी चीजें आपको विजिबल और ऑडिबल हो रही हैं या फिर नहीं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं भारत में फ्रांसीसी प्रतिष्ठानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रांसीसी प्रतिष्ठानों के बारे में पूछा गया। 2 स्टेटमेंट है, 3। पहला, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुईस 14वें के शासनकाल में उसके मंत्री कोलबर्ट द्वारा की गई थी और ये 50 वर्षों तक एकाधिकार प्राप्त था। दूसरा है, पुडुचेरी शहर की स्थापना गोलकुंडा के सुल्तान से भूमि अनुदान प्राप्त करने के बाद फ्रेकोइस मार्टिन ने की थी। और तीसरा है, डुप्ले औपचारिक रूप से भारतीय शासक के खर्च पर फ्रांसीसी सेना गठित करने वाला पहला यूरोपीय था, जिससे प्रभावी रूप से भारत में सहायक संधि की प्रथा को शुरू कर दिया गया। तो कौन सा सही है? केवल 1 और 2, बी 2, 1 और 3, सी 2 और 3, डी तीनों। बताइए राइट आंसर। वीडियो को पॉज करो और राइट आंसर कमेंट्स करो। देखो, जब तक आप कमेंट्स में आंसर नहीं दोगे तब तक आप ये नहीं बता सकते कि सर हमारा आंसर सही है या गलत है। तब तक मुझे नहीं पता चल सकता, है ना। आपको आंसर तो देना ही पड़ेगा। आप आंसर दोगे तो आपके लिए वो बेटर होगा, क्योंकि आप इंगेज रहोगे क्लास में और फोकस करके पढ़ोगे। अन्यथा आप मौन मूर्ति बनकर के ऐसे बैठे रहोगे ना, तो फिर चीजें नहीं होंगी, दिमाग से ऊपर से जाती रहेंगी। आप इंगेज रहो, इन्वॉल्व रहो। एक पेन ले लो, पेंसिल ले लो, है ना, पेन पेंसिल लेकर के बैठा करो, पेपर ले लो और उसमें नोट डाउन कुछ चीजें करते चला करो। टेस्ट सीरीज का करने का तभी आप उसमें से क्या है फायदा निकाल सकते हैं, अन्यथा टेस्ट सीरीज आप सुनने के। क्लियर? चले देखो,
तो बात कर लेते हैं इसमें आंसर की। देखो फ्रांसीसी प्रतिष्ठानों के बारे में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है कि लुई 14 के शासनकाल में, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1664 में, जैसे कि आप इतिहास के स्टूडेंट्स रहे हैं हिस्ट्री के, तो 1664 में पहली खासतौर पर आप देखोगे कंपेट डेज और इंडेज मतलब कि आईओसीएल जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी फ्रांसीसी है, उसकी स्थापना कर दी गई थी। क्लियर, तो ये बात सही है। दूसरा है पुडुचेरी शहर की स्थापना गोलकुंडा के सुल्तान से भूमि अनुदान प्राप्त करने के बाद फ्रेंकोइस मार्टिन ने की थी। तो ये आपका गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना वलीकोंडापुरम जो बीजापुर के सुल्तान के अधीन हुआ करता था, तो उससे की गई थी, ना कि आप देखोगे गोलकुंडा। तो ये बात आपकी गलत है। और दूसरी बात एक और ध्यान में रखना है, इसकी स्थापना ये कह रहे हैं आपकी, तो ये की गई थी, आप देखो खान लोधी फ्रोइक मार्टिन ने लिए, और 1674 में की गई थी। कब की गई थी? 1674 में इसकी स्थापना की गई थी। तो सेकंड गलत है। डुप्ले औपनिवेशिक रूप से, औपचारिक रूप से भारतीय शासक के खर्च सैनिक गठा, देखो ये बात सही है कि जो सहायक संधि आप देखते हैं खासतौर पर ये भारत में फ्रांसीसियों के द्वारा ही लाई गई, तो डुप्ले ही लेकर के आए थे, लेकिन इसका वास्तविक जो लाभ उठाने का प्रयास किया गया था तो वो अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, जहां दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और तीसरा सही है। तो जहां दूसरा स्टेटमेंट है उसको कट कर दो, वो गलत हो जाएगा। बाकी का देखो आपका बचा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट। 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा जूम कर देते हैं और लीजिए। भारत में प्रारंभिक ब्रिटिश प्रतिष्ठानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज के निर्माण की अनुमति चंद्रगिरी के शासक ने दी थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कलकत्ता फोर्ट विलियम्स की स्थापना से पहले हुआ था। देखो जो आपका फोर्ट आपका सेंट जॉर्ज है, इसकी अगर हम स्थापना की बात कर लें तो यह किया गया था, चंद्रगिरी के शासक हुआ करते थे, और 1698 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। कब? 1698 में। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स की जो स्थापना हुई थी ये आपकी 1700 में की गई थी। तो देखो यहां पर यह भी बात सही है कि मद्रास में जो फोर्ट सेंट जॉर्ज का अनुमति चंद्रगिरी के जो राजा थे, शासक हुआ करते थे, उन्होंने खासतौर पर दे दी कि आप यहां पर किलेबंदी वस्तु का नाम रखा गया था कि आप यहां पर किलेबंदी कर सकते हैं। क्लियर, दोनों बातें आपकी सही है, पहला भी सही और दूसरा भी सही। तो सही पूछा गया था, दोनों बातें सही है, तो सी का करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट ये कह रहे हैं निम्नलिखित संवैधानिक अधिनियमों में से किसमें यह प्रावधान किया गया था कि ब्रिटेन में भारत के शासक से संबंधित गृह सरकार मतलब कि होम गवर्नमेंट के सदस्यों का वेतन भारत की राजस्व मतलब कि आय से दिया जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्ट एक्ट आपका 1793, भारत शासन अधिनियम 1919। दीजिए राइट आंसर। देखो हुआ क्या था एक्चुअली, अगर आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर लें तो इसके माध्यम से बंगाल में गवर्नर को गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। इन सब के अलावा एक आप देखोगे और कमेटी बनाई जाती है जो इसको सजेशन करेगी 1784 के एक्ट में। लेकिन 1793 के जो आपका चार्टर एक्ट था, इसके माध्यम से क्या कर दिया गया था कि अगर कंपनी घाटे में चलेगी तो उसके जो कर्मचारी होंगे, जो उसके सदस्य होंगे, इनका वेतन और भत्ता ये कहां से दिया जाएगा? ये खासतौर पर भारत के राजस्व से दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस राज्य को व्यापगत की नीति के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था? व्यापगत की नीति का अगर हम बात कर ले तो ये स्टार्ट होती है 1848 से इसको स्टार्ट करते हैं और 1856 तक खासतौर पर चलती है, और ये डलहौजी के शासनकाल में इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसमें सतारा भी थी, झांसी भी था, नागपुर था और सबलपुर था, और भी कई ऐसे छोटे बड़े क्षेत्र थे राज्य के स्तर पर जो इसके अंतर्गत जाने जाते थे, है ना। लेकिन कौन सा नहीं था? तो ये इसमें था आपका सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसको क्या था, शासन व्यवस्था के आधार पर, दुराचार शासन व्यवस्था के आधार पर खासतौर पर अवध को क्या कर लिया गया था? विलय कर लिया गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपको देखने के लिए मिलेगा। इट इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 5 नंबर। दीजिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर का 5 का। देखो प्रिय व्यूअर्स, एक तरफ से कम्युनिकेट नहीं होगा, आपको इसमें कोऑपरेट करना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दोगे तो मैं आपके साथ में
और आप मेरे साथ में आप देखोगे अच्छे से कोलरेट कर पाएंगे, संवाद कर पाएंगे। मैं जो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं वो आप ले पाएंगे, और जो मैं आपसे चाहता हूं वो भी आप कर पाएंगे। मैं चाहता केवल इतना हूं, आप इंगेज रहें और एक पेन पेंसिल लेकर के रखें। क्वेश्चन आपको जो डाउट लगता है उसको, जो चीजें नहीं पता है उसको लिखते चले, उससे आपका रिवीजन भी होगा और उससे आपकी क्लियरेंस भी बढ़ेगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज को सोल्व करने का यही एकमात्र तरीका है। जो नहीं पता है उसको नोट डाउन करते चलो, फिर उसमें आप एक दो बार देख लो, वो रिवाइज हो जाएगा, मस्तिष्क में चला जाएगा। तो इसी से टेस्ट सीरीज चीजें होती हैं, अन्यथा आप चीजें देख ही रहे। तो वीडियो को पॉज करके आपको पढ़ना है क्वेश्चन को मेरे साथ साथ, मैं पढ़ देता हूं तो फिर उसके साथ साथ आपको आंसर देते चलना है। कमेंट्स बॉक्स अपना खोल के रखो, एक्टिव भी रहोगे, पता भी नहीं चलेगा और सारी चीजें सीख जाओगे। क्लियर? हाँ, यही मैं करता था, यही तरीका। आइए देखिए क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन आप देखोगे जागीरदारी संकट से प्रभावी रूप से निपटने में उत्तरकालीन मुगलों की असमर्थता से संबंधित है? अमीरों और उनके मनसबों की संख्या में तीव्र वृद्धि, जबकि उपलब्ध भूमि में अनुपातिक वृद्धि नहीं हुई। औरंगजेब द्वारा शेष जागीरों से आय बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास, अनुदानों में वृद्धि के कारण खालसा भूमि में कमी। आपसे पूछा गया है कौन सा या शेष सही है, बताइए राइट आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके स्थान पर आपको देना है करेक्ट आंसर। चलो एक एक करके बात करते हैं। देखो, आपने मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा है, जो कि आपका 1526 से स्टार्ट होता है और 56 से, माफ कीजिएगा, बाबर के समय उसके बाद स्टार्ट होता है। तो अंतिम जो शासक हुआ मुगलों का महत्वपूर्ण रूप से, वो था आपका 1707। बाकी के आए थे वजीफा मिला सबको, वो उसमें ट्रिक में आ जाते हैं सब, लेकिन 1707 में अंतिम जो बादशाही सत्ता में रहने वाला एक शासक था औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अमीरों और उनके मनसबों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई, जबकि उपलब्ध भूमि की अनुपात में वृद्धि नहीं हुई थी। बात एकदम सही। औरंगजेब द्वारा शेष जागीरों को आय बांटने के लिए किए गए प्रयास थे, बिल्कुल सही बात है। उसने शेष जो जागीरों से आय बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए थे, तो उस कंडीशन में भी था। और अनुदानों में वृद्धि के कारण खालसा भूमि में कमी भी आपको देखने के लिए मिली थी। तो तीनों बातें आपकी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 6 नंबर। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 6 नंबर का क्वेश्चन है। मैं एक बार देख लेता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं क्वेश्चन मेरे कहीं हेड के पीछे कहीं आ रहा हो और आपको विजिबल ना हो रहा। ओके, क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है, बताओ आंसर। देखिए, ये कह रहे हैं आपसे कि ब्रिटिशों की सीमांत नीति से संबंधित कुशल अकर्णमता, मतलब कि आप देखोगे मास्टरली इन एक्टिविटी का सिद्धांत प्रमुख रूप से निम्नलिखित किसकी प्रतिक्रिया था? जो आपका मास्टरली इन एक्टिविटी जो आपका सिद्धांत था, जिसको कुशल अकर्णमण्यता का सिद्धांत बोलते हैं, तो ये किससे था? फारस में रूस, मतलब कि जो फारस की खाड़ी थी, फारस में रूस के प्रभाव का बढ़ाना, जिससे खैबर दर्रे के माध्यम से क्या करना है? ब्रिटिश भारत की सुरक्षा को खतरा। प्रथम अलंग अफगान जो युद्ध में विनाशकारी परिणाम, रणजीत सिंह की विस्तारवादी नीति, जिसके तहत सिंध एवं बलूचिस्तान के विलय का प्रयास किया गया। सिंध में आप देखोगे तालपुर अमीरों का उदय, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विदेशी सहायता की मांग की थी। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अगर हम बात कर ले यहाँ पे जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, अगर हम देखें इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह है खासतौर पर बी, मतलब कि प्रथम जब अलंग अफगान युद्ध हुआ था तो उसका विनाशकारी परिणाम देखने को मिला। तो इसलिए इसको अकर्मण्यता कुशल का सिद्धांत के रूप में मास्टरली इन एक्टिविटी के बारे में इसको रखा गया था। और यह खासतौर पर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में 1864 से 1869 में हुआ था। 1864 से आप देखोगे 1869 के बीच में आपको मिलेगा। प्रथम उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो उस समय जब युद्ध हुआ था ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। क्लियर हुआ? हाँ, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक है 7 नंबर। देखिए, ये कह रहे हैं आपसे अलंग मैसूर युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलंग मैसूर युद्ध, याद कीजिए अलंग मैसूर के जो युद्ध हुए थे, कौन नहीं जानता है, उसमें आपके 3 बड़े युद्ध हुए थे। प्रथम अलंग मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय, है ना। चतुर्थ में तो चीजें ही समाप्त हो गई थी। आइए जरा एक एक करके बात करते हैं। पहले प्रथम अलंग मैसूर युद्ध का अंत मद्रास की संधि के साथ हुआ, जिसके तहत विजित क्षेत्रों को उनके मूल शासकों में वापस कर दिया गया। अंग्रेजों द्वारा माहे नामक फ्रांसीसी उपनिवेश पर अधिकार कर लेने को हैदर अली ने द्वितीय अलंग मैसूर युद्ध का प्रमुख कारण माना। तृतीय अलंग मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिशों ने संपूर्ण मालाबार तट पर अधिकार प्राप्त कर लिया। कितने सही है? केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों और डी ना तो 1 नहीं तो
चलो एक एक करके बात करते हैं और समझते हैं। देखो, ये जो अलंग मैसूर युद्ध होते हैं ये स्टार्ट होते हैं खासतौर पर हैदर अली के बीच में और आप देखोगे उसके साथ साथ आपका टीपू सुल्तान के बीच में। मैसूर के शासक हुआ करते थे। तो ये स्टार्ट होते हैं आपके, पहला जो युद्ध होता है ये होता है 1767 से, अगर हम देखें प्रथम अलंग मैसूर युद्ध 1769 तक ये रहता है। क्लियर। इसमें खासतौर पर मद्रास को संधि के तहत ये समाप्त हुआ था, मद्रास की संधि कर दी गई थी 1769 के तहत। तो ये बात आपकी सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अंग्रेजों ने माहे नामक फ्रांसीसी उपनिवेश को हैदर अली के द्वितीय मैसूर युद्ध में, बिल्कुल जो द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 1880 से, माफ कीजिएगा 1780 से, 1800 नहीं है, 1780 से 1784, 1780 से 1784 के माध्यम से ये हुआ था। और इसमें फ्रांसीसियों ने खासतौर पर अपनी चीजों को और ज्यादा आप देखोगे प्रत्यक्ष रूप से आगे लाने का प्रयास किया था, विश्वासघात के आरोप लगाने, आंशिक अद्वितीय युद्ध था। तो ये बात आपकी सही थी। तृतीय अलंग मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिशों ने संपूर्ण मालाबार तट पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो ये बात गलत है। तृतीय अलंग मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1790 से 92 के बीच में, ये आपको 91-92 में देखने के लिए मिलेगा। इसी वर्ष खासतौर पर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और फिर उसके बाद में 12 माइल, डिब्रूगढ़ में, मालाबार तट इसमें शामिल थे। तो ना केवल सभी क्षेत्रों में विजेता रहे थे, तो केवल कुछ ही क्षेत्र थे। तो यहाँ पर तीसरा गलत है और पहला दूसरा सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चतुर्थ आप देखोगे अलंग मैसूर युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और टीपू सुल्तान के पास ऑप्शंस रखा गया था कि आप मरना पसंद करते हैं या जीना। जीना करोगे तो हमारी जो इच्छाओं के अनुकूल, महत्वाकांक्षाओं के अनुकूल जीवन आपको व्यतीत करना होगा। तो उसने ठुकरा दिया था और एक वाक्य बोला था, 10 दिन की गिदड़ों की जिंदगी जीने से बेहतर है 1 दिन की शेर की मौत मर जाना। आज इसलिए टीपू सुल्तान को भी याद किया जाता है। तो इंग्लिश मीडियम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। आपको 3 ऑप्शन स्टेटमेंट देके रखे हैं, आपको राइट आंसर चुनना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विद रेफरेंस टू द अर्ली ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 एंड 2 आपको बताना है। इसमें अबाउ विलियम्स एक्ट आप देखोगे, ये आपको बताना है कौन सा सही है। हाँ। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स एस्टेब्लिश दैट द member of the house governments in Britain associate with this governance of India were to be paid out of Indian revenue। इसके बारे में बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, which one of the following state was not announced under the doctrine of lapse। ठीक है, तो आपको बताना है कौन इसके अंतर्गत नहीं था। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है, the latter Mughal inability to effectively and tackle the जागीरदी क्राइसिस was करेक्टर, यहां पर कह रहे हैं कि करेक्टराइज इसको करना है, तो आपको बताना है इसके बारे में। 5 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, द डॉक्ट्रिन ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी एसोसिएट विद ब्रिटेन फॉरेन पॉलिसी वाज प्राइमरली ए रीजन टू। तो ये बताना है इसका क्या रीजन था। और 7 नंबर का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द एंग्लो मैसूर वार्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये आपको 3 देके रखे, बताइए इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, पोलीगार विद्रोह के दौरान कबाल शब्द, एक वर्ड दे दिया गया है आपको, एक वर्ड्स में पूछा गया है कि कबाल जो शब्द है ये किससे संबंधित है, बताइए। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने वाला एक वंशानुगत ग्राम अधिकारी, विवादों के समाधान हेतु ग्राम सभा, सी में कह रहे हैं कर संग्रहण हेतु स्थानीय अधिकारी, और डी में कह रहे हैं ग्राम सिंचाई व्यवस्था का प्रबंधन करने वाला वंशानुगत अधिकारी। चलिए देखो, जो आपका कबाल वर्ड है ये आपका तमिलनाडु में एक शब्द के रूप में देखने के लिए मिलता है। कहां मिलता है? तमिलनाडु में आपको देखने के लिए मिलेगा। और तत्काल जो आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसके प्राचीन स्थान जो संस्थान था और उसका उल्लेख करता था, जिसमें पोलीगारों को ब्रिटिश के विरुद्धों के रूप में शामिल किया गया था। तो कबाल या फिर इसको पहरेदारी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने वाला वंशानुगत ग्राम अधिकारी के रूप में जाना जाता था। कबाल कहते हैं या इसको पहरेदारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कई बार पहरेदारी भी कहा जाता है, तो ध्यान में आपको रखना है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप भी उसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में हमें देते चलेंगे।
पढ़िएगा, राजा राम मोहन राय के बारे में क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर दो स्टेटमेंट है। पहला, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करने तथा वेदांत के एकेश्वरवाद संबंधी आदर्शों का प्रचार करने में क्रम में वर्ष 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया। ब्रह्म समाज का कर्म के सिद्धांत तथा आत्मा के स्थानांतरण के संबंध में कोई निश्चित मत नहीं था। आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, राजा राम मोहन राय को भारतीय समाज का एक पितामह कहा जाता है सुधार के पर्सपेक्टिव से। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, वेदांत और एकेश्वरवाद संबंधी विचारों को, आदर्शों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और 1814 में उन्होंने आत्मसभा की स्थापना करी थी। सोसाइटी ऑफ फ्रीडर्स का गठन भी किया गया था, फ्रीडर्स, ठीक है, तो पहला सही है। ब्रह्म समाज का कर्म के सिद्धांत तथा आत्मा के स्थानांतरण से संबंधित कोई निश्चित मत नहीं हुआ करता था, ये बात सही है, क्योंकि आत्मा सभा का उद्देश्य मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता और निरर्थक यहाँ तक कि धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध करने से आप देखोगे एक वेदांत एकेश्वरवाद आदर्शों का इन्होंने प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया था। ये बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और 1828 में, कब, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी थी। क्या थी, ब्रह्म सभा की स्थापना भी कर दी थी। तो यहां पर यह भी आपका सही है। तो कौन सा सही है, आप कहोगे दोनों बातें इसमें सही है, पहला और दूसरा दोनों आपके सही हैं। अगर आपके क्वेश्चन गलत बन रहे हैं, आपके क्वेश्चन अधिकतर गलत हो रहे हैं, तो देखो हमने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है। एजुकेशन बायर जो आपका यूपीएससी एजुकेशन बायर सिविल सर्विस जो हमारा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है, उस पर जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री की। वहां पर सारी मास्टर क्लास चल रही है। क्लियर, रिवीजन की राह सीरीज चलाई थी, उसमें हम कंप्लीट आपका बिगनर टू अचीव तक ले जाने का प्रयास हम कर रहे हैं। क्लियर, वहां पर सारी जीएस की क्लासेस चल रही हैं, उसको देखिएगा, कंप्लीटली निःशुल्क है, कोई पैड नहीं है। आइए, क्वेश्चन नंबर है 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहे हैं कितने सही हैं। पहला, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 मुख्य रूप से बी.एम. मालावारी के प्रयासों का परिणाम के रूप में इसको जाना जाता है। क्या बात सही है? तो देखो, पहला जो स्टेटमेंट है आपका गलत हो जाएगा। क्यों सर गलत हो जाएगा, उसका कोई रीजन है? बोले हाँ, उसका रीजन इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें यहां पर ये जो अभियान आपको बात कर रहे हैं कि अभियान किया गया था, अगर हम इस अभियान की बात कर लें, दूसरा स्टेटमेंट को पढ़िएगा, तो ये खासतौर पर किसके द्वारा हुआ था? एक खासतौर पर जो विडो मैरिज एक्ट है, तो इसको लेकर के पुनर्विवाह को और इससे जन्मे बच्चों को वैध रूप से बनाने के लिए पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर, आपने सुना होगा उनके बारे में, पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर, इन्होंने इस पर काम किया था। क्लियर? तो पहला गलत। सम्मति आयु खासतौर पर 1891 में पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयंतर निर्यास रूप से परिणाम रूप से आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि इसमें विद्यासागर ने वेदों को प्रमाण देकर के सिद्ध कर दिया कि हिंदू धर्म में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी। लेकिन 1891 में 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को विवाह का प्रतिबंध किया गया और फारसी बी.एस. मालावारी के प्राथमिक ये परिणाम था। तो देखो, पहले वाले का दूसरे में कर दिया और दूसरे का पहले में कर दिया, दोनों का इंटरचेंज कर दिया गया। बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु बालिकाओं को 15 वर्ष से बढ़ाकर के 18 वर्ष और बालकों की कितनी कर दी गई है, वो 18 से 21 वर्ष। मतलब कि जो लड़का होगा उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। तो कितने सही हैं, इसमें केवल एक सही है। क्लियर? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमहंस मंडली के बारे में आपसे पूछा गया है, यह भी समाज सुधार से संबंधित है। परमहंस मंडली के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं। इसकी स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना की गई थी 1849 में, परमहंस मंडली। और ये खासतौर पर महाराष्ट्र में दो दादोबा पंडुरांग और मेहताजी दुर्गाराम जैसे व्यक्तियों के द्वारा गुप्त समाज के रूप में हिंदू धर्म और समाज सुधारक के उद्देश्य से की गई थी। क्लियर? हाँ। इसकी विचारधारा मानव धर्म सभा से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी, जो एक ईश्वर में विश्वास करती थी और विचार की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन करती थी। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने खासतौर पर इसकी ही बात की थी। वहीं अगर हम देखें दूसरा स्टेटमेंट देखें, इसके संस्थापक मुख्य रूप से जातिगत नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे,
जिसके लिए निम्न जाति के लोगों द्वारा पकाए गए भोजन का सेवन करते थे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, क्योंकि जात पात और आप देखोगे छुआछूत ऊंच नीच को इन लोगों ने क्या किया था, इस पर प्रहार किया था। तो ये बात सही है। इसने बंबई में पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक सुधार का अग्रणी कार्य किया, जिससे दर्पण समाचार पत्र की शुरुआत भी देखने के लिए आपको मिलती थी। तो देखो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी मंडली ने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा की वकालत करी थी, और यहां तक कि बाल शास्त्री जंबोकर ने 1812 से लगा करके 1846 में मुंबई में पत्रिका के माध्यम से सामाजिक सुधार को स्टार्ट किया गया, और 1832 में समाचार पत्र दर्पण की स्थापना करी थी, जो जंबोकर को मराठी पत्रकारिता का जनक कहा गया। जंबोकर की गतिविधियां 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना से पहले हुई थी, ना कि इन्होंने करी थी। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। तो यहां पर तीसरा गलत है, जहां 3 नंबर है वो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो बी, सी और डी गलत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। एलिमेंट मेथड से भी आप लगा सकते हैं। नील बंधु आप पढ़ते भी होंगे, ठीक है, समाचार जो आपका दर्पण है। क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, बताइएगा इसके बारे में। देखो क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सक्रिय निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों पर विचार करें। पूछा गया है उपयुक्त में से कौन से एसोसिएशन विशेष रूप से बंगाल में गठित किए गए थे। तो इसमें से कौन से थे जो बंगाल में खासतौर पर गठित किए गए थे? जमींदारी एसोसिएशन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या फिर इंडियन एसोसिएशन? बताओ, 2 राइट आंसर बन रहा है कि नहीं? हाँ, चलो एक एक करके बात कर लेते हैं। जमींदारी, जिसको लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के रूप में जाना जाता है, ये इसकी स्थापना 1838 में की गई थी, 1838 में, और ये बंगाल में ही की गई थी। तो ये तो सही है। और ये जमींदारों के रूप से बाल आप देखोगे। फिर उसके बाद आता है आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1851 में, 1851 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। क्लियर? और इसका भी उद्देश्य था लैंड होल्डर जमींदारी, और बंगाल में एशियाटिक इंडिया सोसाइटी की विलय करके इसको बना दिया गया था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की बात कर लें, ये दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई थी। तो ये यहां पर नहीं की गई थी, बल्कि इसका उद्देश्य था भारतीय प्रश्नों को चर्चा में उठाना और भारतीय कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट को आगे लाना, और ये की गई थी इंग्लैंड में। तो ये तो गलत है। अब जहां 3 है उसको कट करते चले जाएंगे, तो सी कटा, बी कटा और डी। अब या तो आंसर ए होगा या फिर सी हो। तो देखो 1 और 2 इसमें सही है, तो इसलिए चौथा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, और ये आप देखोगे इंडियन नेशनल एसोसिएशन नाम से भी जानी जाती थी, और 1876 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो यहां पर पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा, तीसरा यहां पर गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का संस्थापक सदस्य था? तो कौन था इसमें से इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक के रूप में जाना जाता था? तो देखो राइट आंसर आपको कमेंट्स करते चलना है ना। हम दोनों एक साथ मिलकर के क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और चीजों को आसान बनाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, ध्यान में आपको रखना है 3 PM पर डेली बेसिस पर लाइव क्लास होती है इसी यूट्यूब चैनल पर। आपको आना है 3 PM पर सभी। दादा भाई नेहरूजी, लाला लाजपत राय, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले। दीजिए राइट आंसर। कौन थे? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे। देखो इसमें राइट आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसकी स्थापना जो की गई थी मुंबई में की गई थी, और 1887 में इसकी स्थापना करी गई थी। 1887 में इसकी स्थापना करी गई थी। MG रानडे और रघुराम नाथ से ये संबंधित थे। क्लियर? हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 14, मतलब कि 14 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसका राइट आंसर आपको देना है 14 नंबर के क्वेश्चन में। चलिए आपको विजुअल तो हो रहा है। ब्रिटिश सरकार की अधीनस्थ संघ की नीति की विशेषता थी, पहला, वर्ष 1857 में विद्रोह से पहले लागू की गई विलय की सामान्य नीति का परित्याग करना था। अधीनस्थ जो संघ की नीति थी, ब्रिटिश पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना रियासतों द्वारा पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखना। बताओ इसमें कौन सा या शेष सही है? देखो जो आपका अधीनस्थ संघ की नीति को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था 1857 की क्रांति के पश्चात, तो इसमें पहला तो एकदम सही है कि भाई इस विद्रोह से पहले जो भी हुआ था 1857 का जो क्रांति हुई थी उससे पहले विलय की सामान्य नीति का परित्याग किया गया था।
ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना रियासतों द्वारा पूर्ण आंतरिक स्वच्छता बनाए रखने की बात की गई थी, नहीं, बल्कि यहां पर क्या था, और भी कई चीजें आप देखोगे भेदभाव के रूप से लागू कर दी गई थी। जैसे सेना में खासतौर पर इसमें जो रेशियो बनाया गया था 3:5 बना दिया गया था। 3 भारतीय सैनिकों पर 3:2, माफ कीजिएगा 3:2 बनाया गया था। ये 2 ब्रिटिशर्स होंगे और 3 इंडियंस होंगे, तो इनके ऊपर ये रखेंगे ताकि ये विद्रोह ना कर सके। तो यहां पर सेकंड गलत है, बी गलत, सी गलत, राइट आंसर ए है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते। इंग्लिश मीडियम वीडियो को पोस्ट कर लो और राइट आंसर देते चलो। 8 नंबर का क्वेश्चन, उसके साथ साथ 9 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन, 11 का, और ये 12 का, 13 का, 14 का। क्लियर हुआ? हाँ, तो 11 का ये इधर क्वेश्चन पढ़ो, इधर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। चलो, बेसिकली हम सबका ध्यान रखेंगे, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। अगर टेस्ट सीरीज पेड लेना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया, कॉन्टैक्ट कर लो। पर टेस्ट आपको दे दिया जाएगा 30 रुपीज का। क्लियर? 30 रुपीज का पर टेस्ट मिलेगा। डाउट क्लियरेंस सेशन मिलेगा, कोई भी आपका डाउट होगा वो, और कैसे पढ़ना है, किस तरीके से चीजें करनी है। देखो बेसिकली ये जो हम कह रहे हैं ना आपसे कि 30 रुपए का पर टेस्ट है या 20 रुपीज का पर टेस्ट है, पहली बात तो 30 से कम का नहीं होगा। दूसरी बात ये और आपको ध्यान में रखना है इसके माध्यम से कि प्रिय व्यूवर्स, आपको एक बात जरूर मालूम होगी कि जब आप कहीं पे कर देते हैं ना तो आप उसकी कीमत समझना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है मैं 30 रुपए में एक टेस्ट बेच करके मैं करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाऊंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि 30-20 रुपए आप यूं ही अपने कहीं चाट पकौड़ों में, गोलगप्पे में, किसी चीज में आप दे देते होंगे। अगर आप 30 रुपए का इन्वेस्टमेंट सही जगह करोगे ना तो आपको सही आउटपुट निकलेगा, है ना। ये ध्यान में आपको रखने वाली चीज है। मैं कई बार देखता हूं तो कई विद्यार्थी क्या करते हैं, लाइव यूट्यूब पे चलता रहता लाइव, कोई जैसे गर्ल्स वगैरह कुछ ऐसी वुमेन होती है ना जो बड़ी बदतमीज किस्म की होती हैं, तो वो सब चीजें वहां पर देखो, वहां पर क्या करते हैं, लाइव चैट करते हैं और वहां पर चीजें देते हैं, बहुत देते हैं। तो देखो ये आपको समझना है, आपको अब तय करना है आपका भविष्य क्या है, कि आप 2025 की तरह ही करना चाहते हैं या 26 में कुछ नया। तो आप पर टेस्ट लो 3 रुपीज, 30 रुपीज का। अब उससे आपको इनोवेटिव होगा, कोई ज्यादा नहीं है यार। देखो 30 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। कोई मुझसे कहता ना 30 रुपए में टेस्ट मिल रहा है तो मैं खट देसी लेता। मालूम है आपको, मैंने जो टेस्ट सीरीज ली है ना 15-15 हजार रुपए पे की है मैंने, 10-10 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए अभी भी आपके लिए ये पे करके लेकर गए हैं ताकि आप चीजों को सीख सकें। तो इतना तो दायित्व बनता है देखो आपका, है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो आप थोड़ा बेटर रहेगा चीजें। बेसिकली इसका मूलभूत उद्देश्य यह है कि अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे ना तो आप इंगेज रहेंगे, आपके मस्तिष्क में जाएगा कि इतने बजे क्लास होती है, 3 PM पर क्लास होती है, वहां पर क्लास होती है, आप उसमें जुड़ जाओगे। और जब आप जुड़ गए, क्योंकि जब हम पैसे दे देते हैं ना फिर हमें पढ़ने में मन लगता है, अन्यथा हम उबना शुरू हो जाते हैं 1 क्लास के बाद, 2 क्लास के बाद। खैर चलिए, बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं। यूट्यूब पर खुला प्लेटफॉर्म है, ओपननेस यहाँ पर दिखाई देती है, बहुत टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो आपको बेटर लगे आप डिसीजन खुद ले सकते हैं। आपका भविष्य आपके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हम गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीजें सही रहेंगी, क्या अनुचित रहेगा, क्या उचित रहेगा, ये हम एक टीचर, एजुकेटर, एज ए मेंटर होने के नाते हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो क्वेश्चन है 15 नंबर, दीजिए राइट आंसर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको गवर्नर जनरल दे के रखा है, दूसरी तरफ कार्य संबंधी। जैसे कर्जन के शासनकाल में बशीन की संधि, लॉर्ड मेटकॉफ के शासनकाल में सिंध का विलय, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में सुगरोली की संधि और लॉर्ड एमहर्स्ट के साथ में प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था। तो कितने सही सुमेलित है ये आपको बताना है। 2 राइट आंसर। चलो एक एक करके बात करते हैं। ये कह रहे हैं लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बसीन की संधि हुई थी। देखो अगर आपको बता दें, क्योंकि बेलेजली के शासनकाल में खासतौर पर क्या हुई थी, द्वितीय जब अलंग मराठा युद्ध हुआ था तो बेसीन की संधि हुई थी। ये बेसीन है, बसीन नहीं है, बेसीन की संधि है। तो कब हुई थी? कर्जन के शासनकाल में थोड़ा ही नहीं हुई थी, ये किसके, बेलेजली के शासनकाल में आपको मिलती है। क्लियर? और ये होती है आपकी 1802 में, 1802। तो ये तो गलत है। लॉर्ड मेटकॉफ की बात कर लें तो इसके शासनकाल में खासतौर पर क्या थी, सिंध का विलय नहीं हुआ था, बल्कि इसमें सिंध का विलय जो था एलन बरो के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? एलन बरो।
और ये सिंध का जो विलय कर दिया गया था ये हुआ था आपका 1836 के समय। उस समय मैट कोप तो गवर्नर हुआ करता था और ये 43 के समय आप देखोगे देखने के लिए मिलता है। तो 44 से 43 में आपको मिलता है लगभग सिंध का विलय। 1844 से 43 के समय आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर यह भी गलत। लॉर्ड हैक्टिगन्स की बात कर ले तो सुमरोली की संधि इसके शासनकाल में हुई थी, ये बात सही है। और अलंग जब नेपाल युद्ध हुआ था 1816-17 का, तो उस समय 1516 में ये किया गया था। तो 14 से 16 में हुआ था और ये 1816 में ये संधि की गई थी, ये बात सही है। लॉर्ड एम हर्स्ट की बात कर ले तो प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था, यह भी बात आपकी सही है क्योंकि ये 1823 में आया था और 1824-26 में उनके प्रशासन काल में प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था और 1826 में ये संधि कर ली गई थी। तो यहां पर पहला दूसरा गलत है और तीसरा चौथा सही है। तो कितने सही सुमेलित है? तो इसमें 2 सही सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट देखो, थोड़ा जूम ज्यादा हो रहा है, क्वेश्चन आपको कट रहा है। हाँ, ये कह रहे हैं आपसे कि कितने सही सुमेलित हैं। आइए एक एक करके बात करते चलेंगे। संस्था या पहला और विवरण है। पहला है जैसे नटाल इंडियन कांग्रेस, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स आप देखोगे सेटलमेंट और टॉलस्टॉय फर्म। एक एक करके बात करते हैं और समझते हैं। देखो, अगर हम बात कर ले, ये कह रहे हैं नटाल इंडियन कांग्रेस के बारे में यहाँ पर चीजें की गई हैं, क्योंकि नटाल जो आपकी इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा 1894 में की गई थी। कब? 1894 में की गई थी। और नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध भारतीयों को एकजुट करने के लिए 1894 में गांधी जी के द्वारा एक जागरूकता फैलाने के मतलब कि इसको स्थापित किया गया था। बात एकदम सही है। उसके बाद अगर हम देखें, दूसरे में कह रहे हैं कि इंडियन ओपिनियन, ये भी क्या है, गांधी जी ने कब निकाला था? एक अखबार आता था इंडियन ओपिनियन और ये 1903 में था। गांधी जी के द्वारा जागरूकता फैलाने और जनता को जुटाने के लिए क्या करना था? गांधी जी ने 1903 में इस समाचार पत्र को शुरू किया था। फिनिक्स सेटलमेंट की बात कर ले, क्योंकि फिनिक्स जो सेटलमेंट्स आपको देखने के मिलता है ये डरबन में स्थापित किया था और ये 1904 में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सहकारी जीवन के लिए और इस सब के अलावा इसकी स्थापना कम्युनिस्ट आप देखोगे की गई थी। टॉलस्टॉय फर्म की बात कर लें तो ये टॉलस्टॉय जो फर्म था ये खासतौर पर जोहान्सबर्ग में हरमन कालनेक वाग द्वारा इसको समर्थित सत्याग्रहों के लिए प्रशिक्षण था। हरमन कालवेग द्वारा समर्थित डरबन के निकट सामुदायिक बस्ती नहीं, ये खासतौर पर क्या था आप देखोगे सत्याग्रहियों के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में था, ना कि डरबन में। क्लियर? हाँ, जोहान्सबर्ग के पास में था, डरबन में नहीं था। तो ये गलत है। तो यहां पर पहला सही, दूसरा सही और तीसरा, चौथा यहां पर गलत है। पूछा क्या है आपसे? पूछा गया है कितने सही हैं, तो आप कहोगे सर इसमें 3 सही है, 1 2 3। क्लियर हुआ? चलो 17 नंबर का क्वेश्चन है, अहमदाबाद मील हड़ताल जो आपकी हुई थी 1918 के संदर्भ में आपसे पूछा गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी है बेसिकली। ये कह रहे हैं यह हड़ताल मील श्रमिकों दिए जाने वाले प्लेग बोनस को बंद करने के विवाद के कारण शुरू हुआ था। बेसिकली ये बात सही है कि दोनों के बीच में विवाद जो हुआ था श्रमिक और मालिकों के बीच में, क्योंकि प्लेग फैल गया था तो आपका भत्ता होना इसमें तय हुआ था। तो ये खासतौर पर चीजें थी क्योंकि इसमें जो मांग हो रही थी, डिमांड थी खासतौर पर मजदूरों की, श्रमिकों की, वो 50% भत्ते की बात कर रहे थे। बोले सर मान लीजिए किसी को 100 रुपए उस समय मिलते हो तो वो कह रहे थे कि हमें वेतन भत्ता दो 50 रुपए का। हम तो कार्य करने के लिए तैयार थे लेकिन प्लेग फैला, बीमारी के चलते हम बेरोजगार हो गए। तो ये बात आपकी सही है और ये बात महात्मा गांधी जी के द्वारा 20% पर आकर के समाप्त हुई थी। गांधी की निकट सहयोगी अनसुया साराभाई ने श्रमिकों के संघर्ष में उनका समर्थन भी किया था। ये बात आपकी एकदम सही है। ये जो साराभाई थी ये चली गई थी और ये खासतौर पर अपने पेरेंट्स के प्रति खड़ी हो गई थी। जो उद्योग घराने थे उनके ही प्रति ये खड़ी हो गई थी, उनके अधिकारों की आवाज उठाने के लिए वो सहारा लगती हैं। इसी के दौरान गांधी जी द्वारा भूख हड़ताल से श्रमिकों के लिए 50% वृद्धि सुनिश्चित हुई नहीं। देखो महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद में खासतौर पर मालिकों को, जो मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच में मध्यस्थता और प्लेग बोनस में खासतौर पर इस पर बात किया था और उन्होंने आमरण अनशन भी किया था कि मैं अब कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। बात तो सही है, लेकिन ये 50% ना होकर के कितना था आपका, ये 35% पर बातें अड़ चुकी थी। हुआ क्या था इसमें, जो मिल मालिक थे वो कह रहे थे 20% देंगे और जो मजदूर थे, श्रमिक जो थे वो कह रहे थे 50%। क्लियर? वो कह रहे थे 50%। तो महात्मा गांधी जी ने इसका समाधान निकाला कि ठीक है अब 35% पर चीजें निकल आएंगी। तो तीसरा यहां पर गलत था, जहां 3 नंबर है वो कट कर दो, आंसर डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, 1 और 2 सही है, मतलब कि बी राइट आंसर है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 18 नंबर। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित थे। याद कीजिएगा, खेड़ा सत्याग्रह, यह भी आपका 1918 में आपका ये खेड़ा में हुआ सत्याग्रह था। ये वो पहला सत्याग्रह था जिसमें महात्मा गांधी जी की मुलाकात, या फिर मैं कहूं कि पटेल जी की मुलाकात पहली बार महात्मा गांधी जी से होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सोहनलाल पंडा, नरहरि परिख और रविशंकर व्यास, कौन इससे संबंधित थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। कौन संबंधित थे? तो लगभग ये सभी संबंधित थे खेड़ा में, क्योंकि वहां पर अकाल जैसी स्थिति थी, सूखा पड़ गया था, तो फसल बर्बाद हो गई थी। तो ये किसानों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में जो आपकी जमींदारी प्रथा थी, टैक्सेशन था, उस पर यह मुद्दा छिड़ा था। तो ये तीनों बातें आपकी सही हैं। तो महात्मा गांधी जी यहां पर उपस्थित थे। चलिए, हाँ, चलिए, कर से छूट की बात हो रही कि भी टैक्स से छूट देने का प्रावधान करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। क्या कह रहे हैं आपसे? ये कह रहे हैं आपसे रोलेट एक्ट जो कि 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दूसरा, इसका आधिकारिक नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था। इसका उद्देश्य भारत रक्षा अधिनियम 1915 की आपातकालीन शक्तियों को शांति काल तक के विस्तारित करना था। क्या पूछा गया है? रोलेट एक्ट सत्याग्रह। देखो, इसके माध्यम से क्या करना था महात्मा गांधी जी को, खासतौर पर ये एक तरीके से अनार्कियल और रिवोल्यूटरी क्राइम्स एक्ट के रूप में इसको जाना जाता है। महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि एक इनका 1919 का एक अधिनियम लेकर के आए थे जो बिना दलील और बिना वकील का कानून होता था, ये एक ब्लैक कानून था। तो इसके उपलक्ष्य में महात्मा गांधी जी ने असहयोग सत्याग्रह आपका करा था, रोलेट एक्ट सत्याग्रह। तो ये भी बात सही है कि इसका आधिकारिक नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। इसका उद्देश्य भारत की रक्षा अधिनियम 1915 की आपातकालीन शक्तियों को शांतिकाल तक विस्तारित करना था। दोनों बातें सही है, ठीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पहली बार महात्मा गांधी जी ने बड़े स्तर पर सत्याग्रह भी उठाया था, और इसी समय हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। दीजिए राइट आंसर। हाँ, क्या कह रहे हैं 20 में? जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद है, 13 अप्रैल 1919। यह घटना बैसाखी के दिन हुई थी। बिल्कुल, ये बैसाखी के दिन हुई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश अत्याचारों के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी। बात एकदम सही है, इसमें दोनों बातें सही है। जनरल डायर ने, क्योंकि हुआ क्या था 1919 के समय, जब ये इनका मार्शल लॉ उस समय लगा हुआ था, आपातकाल की स्थिति थी, तो वहां पर कुछ लोग थे, बैसाखी का दिन था भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये पंजाब वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लोग वहां पर संगठित रूप से एकत्रित हुए थे। तो ऐसी कंडीशन में जो जनरल डायर वहां का हुआ करता था, तो उसने क्या किया, ये लोग यहां पर सामूहिक रूप से इकट्ठा हुए, क्योंकि इनका उद्देश्य था कि अगर कहीं व्यक्ति 4 आपको मिल जाएंगे तो उनको बंधक बना लो और जेल में डाल दो। तो वहां पर एक तो सत्यपाल और एक और थे, उन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनको छुड़ाने के उपलक्ष्य में लोगों ने शांतिपूर्वक, आप देखोगे, एक बैठक बुलाई इस बाग में, जलियांवाला बाग में, और फिर निहत्थी भीड़ पर उसको पता चला कि यहाँ पर षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या था, जनरल डायर ने गोली चला दी। तो वहां पर हजारों से प्लस ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। बर्बर एक हत्या थी, निहत्थी भीड़ पर हत्या, आप देखोगे, चलाना, गोली चलाना। उसके साथ साथ ये तो चलो है, लेकिन उसने वहां पर लोगों को तड़पते हुए छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी विडंबना थी और बड़ा ही दुर्भाग्य था उस समय का। और वहां पर उसी से प्रभावित होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी वो भी इनको त्याग दी थी। महात्मा गांधी जी ने भी, कई ऐसे व्यक्ति थे, कई ने वकालत छोड़ दी, पढ़ाना छोड़ दिया, नौकरियां छोड़ दी, है ना। ये सब कई चीजें देखने के लिए मिली। फिर संगठन हुए और उसी समय फिर चीजों को बढ़ावा दिया गया भारतवर्ष में कि अब इनसे बदला लेना है। तो दोनों ही बातें यहां पर सही है, बदले की भावना आज आपको दिखती भी है। चलो, सी इंग्लिश मीडियम, हाँ, वीडियो को पोस्ट करते चलेंगे सभी विद्यार्थी, राइट आंसर देते चलेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर का इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव, और यहां पर डिस्क्रिप्शन क्या है इसका। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19, 17 और 20। आए क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। वीडियो को पोस्ट करो, राइट आंसर दो 21 का। हाँ, एक क्वेश्चन देंगे आपको, उसका राइट आंसर आपको कमेंट्स में करना है। पहले बात तो सबके आंसर कमेंट में करते चलो। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। बताओ, डिसऑर्डर जो इंक्वायरी हुई थी ये क्यों हुई थी?
इसका नाम था हंटर कमेटी के नाम से भी इसको जाना जाता था। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब से संबंधित आंशिक अशांति की जांच के लिए गठित किया गया था। बेसिकली बात एकदम सही है, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में ये कमेटी गठित की गई थी ताकि जांच हो सके। महात्मा गांधी जी ने इस बात को उठाया था कि भी जांच करवाओ, क्या ये आपकी सही भी थी या गलत थी। पहली बात तो गलत ही है। इसमें ब्रिटिश और भारतीय दोनों सदस्य शामिल थे। देखो एक्चुअली हुआ क्या था, इसमें खासतौर पर ब्रिटिश भी सदस्य हुआ करते थे और भारतीय भी थे। भारतीयों की बात कर ले, जिसमें सर आप देखोगे चिमनलाल, हरिलाल और शीतलवाड़ थे, जो मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे। और पंडित जगत नारायण और सरदार आप देखोगे सही वाजद और सुल्तान मोहम्मद खान इसके अंतर्गत शामिल थे। तो बात सही है। इस समिति ने जनरल डायर को कदाचार को दोषी पाया और उसे बिना पेंशन सेवा बर्खास्त करने की सिफारिश की। नहीं, इसको दोषी नहीं पाया, बल्कि इसको यहां से भेज दिया गया और इस पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं हुए। फिर इसको नकारा महात्मा गांधी ने, इसको कानून को खासतौर पर मुक्त करने के लिए इससे, और इस कमेटी की सिफारिशों या फिर इसका जो सुझाव दिए गए थे या फिर इसकी जो जांच थी, उन तथ्यों को बरकरार नहीं रखा, उसको खारिज कर दिया। और फिर दूसरी बार उन्होंने कमेटी को स्थापित किया, जिसमें खुद भारतीय लोगों ने उसकी जांच करी, फिर पाया कि इतने लोग मारे गए। तो तीसरा गलत है। जहां 3 नंबर है वो कट कर दो, राइट आंसर 1 और 2, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 22 नंबर 22। 3 स्टेटमेंट है। पहला कौन सा सही पूछा गया आपसे। दिल्ली में मुस्लिम व्यापारियों के नेतृत्व के खिलाफत समिति का गठन किया गया, जिन्होंने अपनी गतिविधियों को याचिकाओं और प्रतिनियुक्तियों तक सीमित रखा। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। दो इसका राइट आंसर कौन सा सही है। चलो आओ एक एक करके बात करते हैं। देखो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में मुस्लिम व्यापारियों के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन किया गया, जिन्होंने अपनी गतिविधियों को याचिकाकर्ताओं की प्रति नियुक्तियों की समिति मतलब कि सीमित रखा था। नहीं, ये बात आपकी गलत है, क्योंकि खिलाफत समिति का गठन मुंबई में और मुस्लिम व्यापारियों के नेताओं के एक समूह के द्वारा किया गया था, ना कि दिल्ली में किया था। तो कहां पर था, मुंबई। तो पहला गलत। दूसरा है कि दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया और महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष रूप में कार्य भी किया था। इसका सहारा लेकर के आगे चल के नवंबर 1919 में महात्मा गांधी ने इसको समन्वय अवज्ञा जो आपका असहयोग आंदोलन था उसमें इसको लाने का प्रावधान भी किया गया। और आप देखोगे ये बातें आपको दिखती हैं। तो पहला इसमें गलत है, जहां 1 नंबर उसको कट कर दो। ए गलत, सी गलत और डी गलत। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो सितंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन के संबंध में आपसे पूछा गया है 1920 का कलकत्ता अधिवेशन। सरकारी स्कूलों, न्यायालयों और परिषदों के बहिष्कार सहित ऐसे योग कार्यक्रम को मंजूरी देने का प्रावधान रखा गया था। क्या बात आपकी सही है, बोलो क्या ये बात आपकी सही है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, एकदम आप देखोगे क्या है, सही हो जाएगा। प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया था। नहीं, इन्होंने भाषाई आधार पर नहीं कदापि किया गया, बल्कि इन्होंने भाषाई आधार पर जो था कांग्रेस ने प्रांतीय पर कहा था। ठीक है, तो ये बात आपकी गलत है। कांग्रेस के एजेंडे में खादी और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल था। राष्ट्रीय गतिविधियों के निर्देश हेतु 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया था। देखो इसमें खासतौर पर यह राष्ट्रीय गतिविधियों का मार्गदर्शन के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस समिति का गठन था। क्लियर। और इसमें 1920 में कांग्रेस को मजबूत पुनर्गठित करने पर जन आधारित संगठन बना दिया गया था। क्लियर। तो यहां पर आपका गलत है। तो पूछा क्या है, सही। तो इसमें पहला सही है और तीसरा सही है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 24 नंबर। संचार मित्र योजना के बारे में पूछा गया है और यह करंट अफेयर से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यह योजना दूरसंचार सेवाओं, धोखाधड़ी की रोकथाम और मोबाइल सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित है। बताइए इसका राइट आंसर देते चलिए। देखो अगर हम बात कर लें जो आपकी संचार मित्र योजना है, ये जुलाई 2025 में इसको शुरू किया गया था।
जुलाई 2025 में शुरू किया गया था और योजना दूरसंचार सेवाओं के द्वारा खासतौर पर ये मोबाइल जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए डीओटी दूरसंचार जो आपका है डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है, डीओटी के द्वारा, यह इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत वित्तपोषित है। तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये योजना रक्षा मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के तहत पूरी तरह से क्रियान्वित की जाती है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो ये गलत है, एक इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 25 नंबर, बताओ। ये कह रहे हैं आपसे फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह बायो बैंक पूरे भारत में 10,000 व्यक्तियों से क्या है जीनोमिक जैविक शैली के क्लिनिकल आप देखोगे डेटा को एकत्रित करेगा। फेनोम इंडिया परियोजना 2 वर्षों के लिए डिजाइन की गई एक अल्पकालिक पायलट परियोजना है। बायो बैंक का प्रबंधन जैव प्रौद्योगिकी विभाग के मानव जीनोम मिशन के अंतर्गत किया जाता है। उपयुक्त में से कितने सही है? केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। दीजिए राइट आंसर फिर 25 का। हाँ देखो, ये 6 जुलाई कब की गई थी अगर हम बात कर लें तो ये आपकी 6 जुलाई 2025 को इसको स्टार्ट किया गया था और इसको दिल्ली ACR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था और इसका उद्देश्य रखा गया था कि हम ऐसे 10,000 व्यक्तियों का क्या करेंगे, जीवन शैली और क्लोनिंग डेटा को एकत्रित करेंगे, मतलब कि उनका जीन को एकत्रित करेंगे। तो बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका फेनोम इंडिया परियोजना 2 वर्षों के लिए डिजाइन की गई अल्पकालिक पायलट परियोजना है। देखो पहली बात तो अगर पायलट परियोजना होगी तो ये बात तो आपकी सही होनी चाहिए, लेकिन ये दीर्घकालिक है, अल्पकालिक नहीं है। पायलट प्रोग्राम कोई भी होता है अल्पकालिक नहीं होता है, वो दीर्घकालिक होता है, लंबे समय में उसके परिणाम हमको दिखते हैं। तो दीर्घकालिक है, सेकंड गलत। बायो बैंक का प्रबंधन और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के मानव जीनोम मिशन के अंतर्गत किया जाता है, ये भी बात गलत है क्योंकि बायो बैंक का प्रबंधन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान के द्वारा इसमें किया गया है। किसके द्वारा? CSIR के द्वारा। तो ये बात गलत है। तो इसमें कितने सही है? केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। क्वांटम प्रणालियों में डिकोहेरेसिस नामक घटना क्या है? क्या है? डिकोहेरेसिस के बारे में पूछा गया है, बताइए डिकोहेरेसिस क्या है। 2 कणों के बीच क्वांटम एल्गोरिथम जो आपका इंटेंगलमेंट प्रबंधन, एक क्वांटम कण के अनेक इंगेंटल जो अवस्थाओं के विघटन, या क्लासिकल नॉइज का क्वांटम सूचना रूपांतरण, या फिर एनवायरमेंटल नॉइज के कारण क्वांटम प्रणालियों में इंटेंगलमेंट का ह्रास। बताओ क्या है आपका? डिकोहेरेसिस। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। एनवायरमेंटल जो आपका नॉइज के कारण क्वांटम प्रणालियों के इंटेंगलमेंट का एक ह्रास के रूप में इसको देखा जाता है, जो खासतौर पर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और कोलकाता एवं कैलिगरी विश्वविद्यालय के सहयोग से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 26 नंबर 26। देखो, जैव उत्प्रेरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हम करंट अफेयर में आपको पढ़ाए थे। जैव उत्प्रेरक, पहला है जैव उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ हैं जो सूक्ष्मजीवी होते हैं, जो पौधों में जैविक प्रक्रियाओं को उत्तेजित करते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण एवं वृद्धि के साथ तनाव के प्रति सहनशीलता को क्या है, बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एकदम बात सही है। बायो स्टिमुलेंट्स ये एक सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, जो हमने आपको करंट अफेयर में भी ये क्या है, पढ़ाया था। तो पहला सही है। दूसरा है उर्वरक अकार्बनिक कार्बनिक का मिश्रण होता है, या फिर एक कहें नियंत्रण आदेश अधिनियम जो आपका है 1985 FCO, इसको जैव उत्प्रेरकों के निर्माण और बिक्री को नियंत्रित करने से संबंधित देखा जाता है। ये बात सही है क्योंकि जो 1985 का था इसको परिवर्तित किया गया और अब ये 2021 के तहत आता है। ठीक है, 2021 के तहत। तो ये बात आपकी सही है। केंद्रीय जैव उत्प्रेरक समिति पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? नहीं, ये जो काम खासतौर पर करती है ये केंद्रीय किसान कल्याण मंत्रालय के तहत, किसके तहत? एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है आपका, मिनिस्ट्री है, उसके तहत करती है, ना कि आपका जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत। तो थर्ड यहां पर गलत है। इंग्लिश मीडियम पहला, इसमें दूसरा सही हो जाएगा। हाँ, तो वीडियो को पोस्ट करके इंग्लिश मीडियम राइट आंसर देते चलेंगे। 21 का, 24 का, 25 एंड 22, 26 एंड 23, 27 कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोस्टिमुलेंट।
देखिए, तो इसमें कितने सही हैं? इसमें कितने सही हैं? 2 सही हैं इसमें। तो 20 का राइट आंसर होगा। 1 और 2 आपका सही है, तीसरा इसमें गलत था। क्वेश्चन है आपका 28 नंबर। ये कह रहे हैं आपसे काशी घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर भारत और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ का एवं अपराध कार्यान्वयन मतलब कि UNODC द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए। इस घोषणा पत्र में वर्ष 2047 तक मादक पदार्थों की तल को समाप्त करने हेतु युवाओं के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन की परिकल्पना की गई है। 2 इसका राइट आंसर 28 में। चलिए देखो हुआ क्या है, खासतौर पर युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा, किसने? युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो आपका रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में आयोजित हुआ और युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 की काशी घोषणा की बात की गई। तो यहां पर पहला गलत है, किया है, पहला गलत है। इस घोषणा का आप देखोगे पत्र में 2047 तक पदार्थों के तल को, बिल्कुल ये बात सही है, और युवाओं के नेतृत्व के लेकर के आंदोलन की परिकल्पना की बात की गई है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 29 नंबर, सॉरी 29 ADDETIE मतलब कि उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु सहायता योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो ये योजना आपसे पूछी जा रही है बेसिकली, तो इसके बारे में आपको बताना है। इस योजना का उद्देश्य तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से MSME को ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी अपनाने के तहत क्या है? सहायता प्रदान करने की बात की गई, बिल्कुल। और इसके माध्यम से 1000 करोड़ रुपए की सहायता की बात हो रही है, तो बात सही है। लाभ प्राप्त करने के लिए उद्यमों को क्रियान्वयन प्रौद्योगिकियों से कम 25% ऊर्जा बचत प्रदर्शित करनी होगी। तो अगर हम बात कर ले इसमें, इनको 25% नहीं, मैंने हमेशा कहा है जब भी कोई डाटा मिले तो उसको मतलब कि एकदम और अच्छे से पढ़े। तो 10% है, कितना? 10%। 25% नहीं है, तो दूसरा गलत। इसका क्रियान्वयन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो मतलब कि BEE द्वारा किया जा रहा है, ये बात एकदम सही है। तो सेकंड आपका गलत है, जहां 2 नंबर स्टेटमेंट है वो कट कर दो। तो A गलत, B गलत और D गलत। राइट आंसर है C 1 और 3। चलिए फिर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्या है आपको इसका राइट आंसर कमेंट्स में देना है। क्वेश्चन क्या है, जूम कर देते हैं, देखो। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब आपको बताना है विचार करके। पहला, इसे दूरसंचार विभाग मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। यह भी तो धोखाधड़ी में शामिल होने के जोखिम के आधार पर मोबाइल नंबरों को वर्गीकृत करता है। कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना है? कमेंट्स में इसका करेक्ट आंसर देना है, ठीक है। 30 का एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, और इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है। आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने के संदर्भ में निम्नलिखित देशों पर विचार करो। देखो 2022 में 21-22 में तालिबानी सरकार आई थी, कहां पर? अफगानिस्तान में। तो किन देशों ने इसको मान्यता दी है? रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान। उपयुक्त में से कितने देशों ने अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है? केवल 1, B केवल 2, C केवल 3 और D सभी 4। प्रिय विद्यार्थी, आपको सेशन कैसा लगा? तो अपना फीडबैक आवश्यक रूप से दें, और यदि अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करें। आप ये भी बताइएगा कि इस क्लास को कहां से देखते हैं, क्लियर, और सब्सक्राइब करते चलें जितना हो सके। देखो यार, सपोर्ट करते रहो, है ना। और टेस्ट सीरीज जिसको भी आपको लेनी है वो हम इसके कमेंट्स बॉक्स में टेलीग्राम का पिन लिंक करा देंगे, लिंक जो होगा पिन करा देंगे, वहां से आप चले जाइएगा। व्हाट्सअप नंबर वहां पर दे दिया गया है, तो आप उसको वहां पर क्या कर सकते हैं? विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर जल्दी ही, और 3 बजे आपकी लाइव क्लास होगी। तो मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर 30 का 31 का कमेंट्स कीजिएगा। बाय।